कैटरिंग में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। काउंटर के ऊपर का लुक ही चेंज हो जाता है जब बोन चाइना की प्लेट की कैटरिंग। लिमिटेड भगोना होने की वजह से हम लोगों को खाना वेस्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि जान रहे शादी ब्याह के माहौल में सब इतना व्यस्त होते हैं कि हमारा स्टाफ ही इतना बड़ा होता है। वेटर का स्टाफ हो गया 50 लोगों का, लाइट वाले का स्टाफ हो गया 30। यार मैंने देखा कि एक बच्चे को शॉर्ट सर्किट लग गई, करंट लग गया। कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उन चीजों को मतलब किस एंगल से देखा जाए? कितने बड़े से बड़े लोगों का काम किया है, कितने मंत्रियों का काम किया है, तो फिर वो ट्रस्ट आराम से बिल्ड हो जाता है कि हाँ मैं इनको कम से कम मेरे हिसाब से तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए हमारे। बट सडनली एक घंटे पहले कहा गया कि 300 लोग और बढ़ जाएंगे, 400 लोग और आएंगे, तो उस पैनिक सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे? से 250 हो जाना वो बड़ी बात नहीं है, 200 से 300 हो जाना थोड़ा सा दिक्कत करता है, 200 से 400 हो जाना तो फिर वो तो कस्टमर की लापरवाही है। यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जी की जी जरूरत है। जी जो मिडिल क्लास है जी वो कहता है कोई काम चलाओ टाइल्स दे दो, जी। लेकिन उसके पास कार की बात कर रहे हैं आप, कार चढ़ी और टूट गई तो उसके लिए अलग से टाइल आती है, जिसके उससे कार चढ़ जाए या ट्रक चढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्पेशली उसी के लिए बनाई ही जाती है। मैं देखता हूँ कि जैसे कि मान लो घर के जो सीनियर लोग हैं तो कभी कभी गए, फिसल गए, जी हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया। जिनके नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम नई नई चीजें कोशिश करते हैं सीखने की, उसी कड़ी में हम आए हैं मिस्टर पीयूष जी के पास, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सोसाइटी में भी। तो उसी कड़ी में हम उनसे आज जानेंगे कि और क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि आप कैटरिंग की अगर हम बात करें तो कैटरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? कैटरिंग में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब तो डिफरेंट तरह की कैटरिंग भी होने लगी है, जैसे कि हो गई आपकी मेलामाइन और बोन चाइना। दोनों के रेट्स में भी काफ़ी फ़र्क होता है, दोनों के काउंटर सेटिंग में भी बहुत डिफरेंस होता है। जो आपकी मेलामाइन होती है वो बहुत नॉर्मल तरीके से कैटरिंग होती है, जो कि हर जगह अवेलेबल होती है। बोन चाइना प्रीमियम रेंज हो जाती है, जो कि उसके साथ पूरे काउंटर के ऊपर का लुक ही चेंज हो जाता है जब बोन चाइना की प्लेट की कैटरिंग होती मतलब बोन चाइना एक स्पेशल तरीके है की है। एकदम। उसके साथ क्या है कि पूरी जितने डोंगे हैं, जितने क्रॉकरी है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जैसा कि जब आप चीजें कैटरिंग करते हैं तो एट द एंड क्या देखते हैं कि बहुत ढेर सारा खाना वेस्ट होता है, जी। तो उन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? उन चीज़ों को तो हमारे हाथ में नहीं होता है मैनेज करना। फिलहाल हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई आया है जिसने हमको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे के गया है कि आपका खाना या कुछ भी ऐसा वेस्टेज हो तो आप हमें संपर्क करिए, तो हम लोग उन्हीं को संपर्क कर पाते हैं। बाकी हमारे हाथ में वो होता नहीं, क्योंकि इतने सारे लगन के बीच में काम होते हैं और लिमिटेड स्टॉक के वजह से, लिमिटेड भगोना होने की वजह से हम लोगों को खाना वेस्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड हम लोगों का रोज काम है और रात को अगर पार्टी खाली हो गई है उसके बाद हम लोगों को भगोना शिफ्ट करना है दूसरी साइड पर, तो वो जब तक हम लोग वेस्ट नहीं कर पाएंगे खाना तो उसको क्लीन करा के दूसरी साइड पर नहीं बेच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी भी है। वो मजबूरी ही कह सकते हैं आप, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है फिर हम लोगों के पास, हम लोग उतना खाना करेंगे क्या। हम लोग पार्टी से कह देते हैं आप घर से अपना ले आकर टिफ़िन वगैरह इसको शिफ्ट करा लीजिए, बट जान रहे शादी ब्याह के माहौल में सब इतना व्यस्त होते हैं कि कोई वो काम में इतना कोई समय ही नहीं दे पाता है। नहीं, इसमें ये चीजें हो सकती है कि जो भी कनेक्टेड एनजीओ हो वो अगर फर्दर हाँ, प्रोसीड करें तो वो चीजें हो अगर सकती हैं। चाहें तो देखिए, अब हम लोग तो इतना वर्क लोड रहता है कि हम लोगों के ऊपर नहीं होता है कि हम लोग उसको उठवा करके एनजीओ को पहुंचाया जाए। हाँ, एनजीओ का ये वर्क हो सकता है कि वो आकर के हमसे संपर्क करें और वो खाना को उठा लिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक जिसको जरूरत है उसको पहुंच भी जाएगा और जी खाने की बर्बादी नहीं होगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगा ये जानकर। तो जैसे कि जो ये कैटरिंग का जो सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कस्टमर ट्रस्ट। जी, वो चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाए? कस्टमर ट्रस्ट ऐसे नहीं बिल्ड होता है। कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए बहुत सारा टाइम देना होता है, मार्केट में भी और कस्टमर के काम पर भी। कस्टमर के बहुत सारे इवेंट वाले ऐसे होते हैं कि जो काम बुक तो कर लेते हैं बट साइट पर अवेलेबल नहीं होते हैं, या कह लीजिए आप कि सारा वर्क उनका फ़ोन से ही हो रहा है, वो सामने कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके वजह से भी जो कहीं न कहीं कह लीजिए कि ट्रस्ट नहीं इश्यू हो पाता है।
और रही बात कस्टमर ट्रस्ट की, तो हम लोग 30 साल 35 साल से हम लोग इसी बिजनेस पे हैं, इवेंट वाले बिजनेस में। तो जिसने भी कस्टमर ने अगर हमारा वर्क देखा है या उसने हमारी सर्विसेज को लिया है, तो वो पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई है हमसे। बहुत बढ़िया सर, किस नाम से फर्म चला रहे हैं? जीवन टेंट हाउस, सोहन टेंट हाउस है राजरूपुर में हमारी फर्म। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है कि जो ट्रस्ट है, जो कस्टमर सपोर्ट है, जो कि जो मैकेनिज्म है, अगर आप वो चीजों को करेंगे तो बखूबी समय जरूर लगेगा, लेकिन जब नाम होगा तो सिक्का चलेगा। जी जी जी। तो जैसे इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कभी कभी फेलियर भी आता होगा, तो उन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? फेलियर देखिए, अब हमारा स्टाफ ही इतना बड़ा होता है। वेटर का स्टाफ हो गया 50 लोगों का, लाइट वाले का स्टाफ हो गया 3 4 5 लोगों का, उसी में माली का भी स्टाफ हो गया 2 3 4 लोगों का। अब देखिए स्टाफ ही हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, बट हम लोग कोशिश तो यही करते हैं कि ना के बराबर कमी आए। लाइट वाले को हम लोग प्रिपेयर रखते हैं, माली को भी प्रिपेयर रखते हैं, वेटर को तो एकदम समझ लीजिए एकदम पीक पर लिए रहते हैं, क्योंकि सारी गलतियां जो होती हैं वेटर से ही होती है। काउंटर पर प्लेट नहीं लग पाई, या जूठी प्लेट लग गई, या गीली प्लेट लग गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका हम लोग बखूबी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप जो ट्रस्ट है कस्टमर का या फिर बिल्कुल। जो जो क्लाइंट है उससे आप अच्छा रिलेशन बना तभी। पाएंगे। जी तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, जी सडनली क्या देखते हैं कि लाइट कट गई, जी। तो उस टाइम जो पैनिक की सिचुएशन है, तो उस पर कैसे आप चीजों को मैनेज करते हैं? देखिए इतना तो कॉमन सेंस सभी के अंदर होता है कि लाइट कटी है, तो इसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट का तो टाइम देना ही होता है। फिलहाल हमारा जो लाइन मैन होता है, या कह लीजिए जनरेटर के पास एक वो लाइन मैन परमानेंट खड़ा होता है, वहीं कह दीजिए कि वहीं बैठा ही होता है वो, और इस चीज़ का बखूबी ध्यान दिया जाता है कि लाइट जैसे ही कटे तो वो जनरेटर 5 मिनट के अंदर ही वो ऑन कर दिया जाए। तो इससे क्या है कि कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा डिले नहीं हो पाता है लाइट जाने के बाद। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया, ये चीज़ों को ध्यान भी रखना चाहिए। मैंने एक इंसिडेंट देखा था जी। कि जब रूरल अगर बैकग्राउंड पे जाएँ, तो देखा जाता है कि कहीं पर भी लगा दिया गया, सब चीज़ें कर दी गई। जी। तो एक बार मैंने देखा कि एक बच्चे को शॉर्ट सर्किट लग गई, करंट लग गया और वो उसी टाइम बेहोश हो गया। तो ये किसकी गलती माना जाए? ये पूरी तरह से लाइनमैन की गलती होती है, लाइट वाले की। क्या है कि जब हम लोग कहीं पर भी काम करते हैं फील्ड वर्क, तो हम लाइनमैन से यही चीज़ कहते हैं कि आप टेस्टर लेकर के जितने भी पोल हमारे लोहे के गड़े होते हैं उस पर टेस्टर लेके आप एक बार चेक करिए। कभी कदार क्या होता है, इंसान कॉफ़ी लेने काउंटर पे जाता है, कॉफ़ी मशीन पे ही करंट होता है, जी, 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 जी। तो उसका हम लोग बखूबी एक बार जब काम शुरू होने के पहले, कह लीजिए 6 से 7 बजे के बीच, जब वर्क स्टार्ट होने वाला रहता है, तभी हमारा लाइनमैन एक बार टेस्टर ले करके सारे पोल को बखूबी चेक करता है, ताकि इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो पाए। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं जो ये सावधानियाँ हैं, जो रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एट द एंड ज़िम्मेदारी किसकी आएगी? जो लाइनमैन की इवेंट आएगी। हाँ, ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। ऑर्गेनाइजर की आएगी पूरी तरह से। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को मतलब किस एंगल से देखा जाए? इसके लिए तो आजकल कोई यूथ ही आए हैं, जो यंग लड़के कह लीजिए 18 19 20 साल के लड़के आ गए हैं जिनको इवेंट वर्क करने का शौक है। तो उनके लिए ये कहूँगा कि पहली बात तो वो अगर वर्क कर रहे हैं तो स्टॉक ले करके वर्क करें, उनके पास एक भी स्टॉक नहीं होता है। हुँ, हमारे पास ही आते हैं वो, जितने भी टेंट वाले अवेलेबल हैं या इवेंट वाले अवेलेबल हैं, वो हमारे पास ही आते हैं, और हम ही से काम करवा करके वो पेमेंट कस्टमर से ले करके हमको पेमेंट करते हैं। इस तरह में बहुत सारे फ्रॉड भी आ गए हैं, अच्छा। जो कि हम लोगों से काम करवा करके और फिर उसके बाद पेमेंट का बड़ा इशू रहता है। तो हम लोग इसके लिए बड़ा अवेयर रहते हैं कि आपको 100% पेमेंट पहले ही देनी होगी, उसके बाद ही हम आपका वर्क करेंगे। क्योंकि वो क्या है, आजकल ऑनलाइन वेबसाइट सब बना करके मार्केट में आ गए हैं, पूरा वर्क लोड ले लेते हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता है। वो पूरा वर्क एक्सपीरियंस हम ही से सीखते हैं, हम ही से वर्क कराते हैं। कस्टमर ने जितना वर्क उनसे कहा है, कितनी चीज़ें भूल जाते हैं जो हमको बताना। एट द एंड ये होता है कि कस्टमर उनसे नाखुश रहते हैं, और फिर वो ऐसे ही उनका मार्केट में नाम खराब हो जाता है इवेंट का, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जा सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं, मैंने देखा है कि एक इवेंट प्लानर था, उसने ढेर सारी चीज़ें बताया। जी। तो उसने फ़ोन किया, सब चीज़ों को समझाया, एट द एंड क्या हुआ, 10,000 रुपए लेके उसको फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया या ब्लॉक कर दिया। ऐसे तरह के बहुत सारे फ्रॉड अब आ गए हैं मार्केट में,
क्योंकि उनको कोई वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं, ना तो उनके पास कोई उसके लिए स्टॉक है अवेलेबल है, ना तो स्टॉक है ना एक्सपीरियंस है वो वर्क। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उनका ट्रस्ट तो मार्केट में बना नहीं होता है, नए नए वो खुद ही आए हैं। कितने इवेंट वाले टेंट वाले ऐसे होते हैं जो कि उनका वर्क करना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से जब वो किसी से वर्क करवाने के लिए कहते हैं तो उनका वर्क होता नहीं है, एट द एंड उनको फ़ोन ऑफ करके भाग जाना होता है। ये कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उस पर भी तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मेरे हिसाब से कस्टमर को ऐसे काम देना चाहिए कि जिसको वो काम दे रहे हैं बखूबी उनको जाने समझें पहले, और जा करके देखें कि प्रेजेंटली उसके पास स्टॉक कितना है। स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, उसकी शॉप परमानेंट एक जगह फिक्स होनी चाहिए। ऑनलाइन जैसा वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन इस चीज़ों में वर्क को पूरे तरीके से डिपेंड होकर के दे देना वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे बिजनेस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इन चीजों को बात करें हम तो एट द एंड कैसे मतलब जिनके यहाँ प्रोग्राम है क्या क्या सावधानियां रखें कि उससे बचा जा सके। सावधानियां तो फिलहाल यही रखें कि अगर वो ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं तो खुद जा करके स्टोर उनके विजिट करें, जहाँ पे उनकी शॉप अवेलेबल है, जहाँ उनके गोडाउन है, खुद जा करके एक बार चेक करें। और अगर वो ऑफलाइन मीट कर रहे हैं तब तो ऐसी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। और सावधानी यही बरतना है उनको कि कोई भी किसी को भी अगर वर्क दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा उनका वर्क एक्सपीरियंस जाने। अगर वो देख रहे हैं कि इन्होंने काम किया है और किन किन लोगों का काम किया है, कितने बड़े से बड़े लोगों का काम किया है, कितने मंत्रियों का काम किया है, तो फिर वो ट्रस्ट आराम से बिल्ड हो जाता है कि हाँ मैं इनको काम दे सकता हूँ। क्योंकि शादी ब्याह क्या है कि वो वन टाइम आदमी काम करवाता है और उसी में आदमी की इज्जत चली जाती है या बन जाती है। बिल्कुल। हम लोगों के यहाँ देखा जाता है शादी का मतलब इज्जत, जी साख पे आना। जी 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 जैसे होता है ना, जैसे परिवार के बुआ हैं फूफा जी है वो एनी टाइम नाखुश रहते हैं कि यार मुझको जी कोई पूछा नहीं। जी। तो उस पे क्या कहेंगे। उस पे हमारी तरफ से तो यही है कि देखिए हमारा जो लाइन का काम है, इवेंट का काम है, तो हम लोग तो सारे कस्टमर को बराबर के तौर पे देखते हैं। वो हम लोग नहीं जानते हैं कि मैं जिस कस्टमर का काम कर रहा हूँ उनके ये कौन गेस्ट हैं, या कितने इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, या कितने दूर के गेस्ट हैं। हम लोग सबको बराबर की नज़र से देखते हैं। तो हम लोगों के वेटर हो गए या जो भी स्टाफ हो गए, वो सबसे एकदम सिंपली इंटरेक्ट करते हैं, या कह लीजिए कि बातें करते हैं कि उनको कोई तरह की दिक्कतें ना हो पाए। जैसे आप कहा ना कि फूफा जी और मामा जी का मुंह बना रहता है, तो फिलहाल इस चीज़ों की तो दिक्कतें ऐसी कुछ हम लोगों ने कभी फेस नहीं की है। तो वो हमारे जो स्टाफ है वो सबसे जेंटली बात करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे इन सब चीजों की बात करें तो जैसे एक मुद्दा ये उठता है कि कोई यूथ है जी वो शुरू से ये काम शुरू करना चाह रहा है, मतलब जी उसके पास तो क्या क्या चीजों को वो ध्यान रखे और कितना एक ऑन एन एवरेज की कितना उसके पास स्टॉक होना चाहिए किसी छोटे से काम को स्टार्ट करने के लिए। कम से कम मेरे हिसाब से तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए हमारे बिजनेस में आने के लिए। और कह सकते हैं उसको मार्केट में परमानेंटली अवेलेबल होना चाहिए। कहीं पर भी अगर उसने सुन लिया है कि उनके यहाँ शादी पड़ रही है, या कहीं घर बना है तो गृह प्रवेश होना है, या कहीं कुछ भी हो गया है, तो वहाँ पे उसको फिज़िकली विज़िट करना चाहिए। जा करके कि ये मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि मैंने अभी ये नया वर्क शुरू किया है, तो इसके रिगार्डिंग अपने बारे में उसको बताना चाहिए। बाकी तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको वर्क देगा या नहीं देगा। तो इन सब चीजों में जो यूथ है उसको फेलियर्स बहुत आते हैं, तो उसको कैसे वो अपने ऊपर हावी ना होने दे। फेलियर्स तो इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमारा ये वर्क जो है ये कह सकते हैं कि ओवर हार्ड वर्क है। आदमी दिन में तो काम करता ही करता है और रात में भी उसको काम करना पड़ता है। जब ऐसे कभी कोई काम होते हैं, या कह लीजिए लगन के टाइम, अगर वो रात में वर्क नहीं करेगा तो अगले दिन उसका वर्क फेल हो जाएगा। मतलब होमवर्क भी करके रखे साथ बिल्कुल। में पूरा का पूरा ओवर हार्ड वर्क रहता है, बता तो रहा हूँ ना, ओवर हार्ड वर्क। दिन में भी काम है, रात में भी काम है। दिन में आप काम करवाएंगे तो उसका काम रात को हो जाएगा, और रात में काम करवाएंगे तो अगले दिन उसका काम हो जाएगा। मीन्स उसका काम अगले दिन होगा, जी मतलब आपकी फजीहत तय है। जी जी। लगन के टाइम आप समझिए कि स्लीपिंग आवर बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस तो करना ही जी पड़ेगा। जी जी तो जैसे कि एक प्रोग्राम हो रहा है, मान लीजिए एक शादी है, ठीक, जी वहां पे 500 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है, जी बट सडनली 1 घंटे पहले कहा गया कि
300 लोग और बढ़ जाएंगे, 400 लोग और आएंगे, तो उस पैनिक सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, अगर हमने मीनू का काम लिया है, जिसको हम लोग कहते हैं मीनू का काम लेना, तो प्लेट सिस्टम हो जाता है उसमें उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों के पास जो रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होता है, वो 50 से 100 लोगों का रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा अवेलेबल होता है, जो कि वो बना नहीं होता है, सिर्फ रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो 100 लोगों तक का खाना तो मैं एडिशनली प्रिपेयर करवा सकता हूँ, बट उससे ज़्यादा जब होते हैं तो फिर वो हमारे हाथ में नहीं होता है। वो कस्टमर की लापरवाही कह लीजिए या कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि उन्होंने पहले से नहीं बताया। इसमें प्री इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, आपको आपके गेस्ट कितने आ रहे हैं ये पहले से पता होना चाहिए। नहीं, होता क्या है, जैसे रूरल बैकग्राउंड में क्या होता है कि गेस्ट तो एक लिमिटेड है, लेकिन बाद में क्या होता है कि अचानक से भीड़ आ जाती है, तो उसमें कैसे चीजों को देखा नहीं, तो फिर उसमें कस्टमर को यही चाहिए कि वो एडिशनल ही लेकर के चले, वो एक्यूरेट मत लेकर के चले, या कह लीजिए कि वो अगर गांव में अगर वो रह रहा है तो वो भी देख रहा होगा अगले की पार्टी में कैसे लोग जा रहे हैं, तो इसमें उसको ध्यान देना चाहिए कि वो 100 200 300 लोगों को एडिशनल लेकर के चले। जब वो ये लेकर के चलेगा तो कोई दिक्कतें आनी ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं एक जो साख की बात है, उस पे अगर आप लगातार चीज़ों को विचार करके करेंगे कि यार मैंने 200 का टारगेट किया है, तो अमूमन 250-300 हो जाते हैं। जी, जी, तो जी। उन चीज़ों को ध्यान में रख के उन चीज़ों 200 को से करें। 250 हो जाना वो बड़ी बात नहीं है, 200 से 300 हो जाना थोड़ा-सा दिक्कत करता है, 200 से 400 हो जाना तो फिर वो तो कस्टमर की लापरवाही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं उन चीज़ों को हुँ। ध्यान रखना ज़रूरी है। जी, तो जैसा कि इसी कड़ी में हम अगर हम बात करें, जो कॉम्पिटिशन है, जी। वो नेक टू नेक है कि यार इस पार्टिकुलर फर्म ने इतना हमें कोटेशन दिया, हुँ। आपने उतना दिया। तो एट द एंड पैसा बीच में आ जाता है, तो कहीं न कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होती होगी। क्वालिटी से तो बहुत अच्छे से समझौता हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अगर किसी ने एस्टीमेट 1 लाख का दिया और किसी ने एस्टीमेट 80,000 का दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं न कहीं वर्क को अपना काटेगा। चाहे वो वेटर के फॉर्म में काटे, चाहे वो माली के फॉर्म में काटे, डेकोरेशन थोड़ी-सी कम कर दें, वो उसका अंदाज़ा कस्टमर को होता नहीं है, बस उसको पैसे से अंदाज़ा होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई कम का बजट दे रहा है आपको, तो वो कहीं न कहीं वर्क में आपने कटौती करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि यार कोई भी इवेंट एक बार होता है, शादी जी, है या कोई एक जी, बहुत बड़ा फंक्शन है, जी, तो उन चीज़ों में ध्यान भी रखना होता है। बात करके बहुत बढ़िया लगा। तो जो आज की जो एआई है, जी। तो ये बिज़नेस को प्रमोट कैसे किस लेवल तक अच्छा-सा इस फ़ील्ड पे कर सकते हैं? हमारी लाइन में तो एआई का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ़ आप ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट में ही एआई का यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे फील्ड वर्क में और फिज़िकली में हमारे वर्क में ऐसा कोई एआई का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, कहीं न कहीं यहाँ पे एआई की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन जी, की जी, ज़रूरत है। जी, जी। आपका बिहेवियर, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपका जो डेडिकेशन, जी, जी, जी। किसी भी काम को करने में जो डेडिकेशन होता है, वो सबसे बड़ा एक जी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, तो जैसा कि बात हो रही थी कैटरिंग की, तो जो भैया हैं, इनका एक और बहुत बड़ी फ़र्म है, जो कि ये पूरा का पूरा शोरूम चलाते हैं टाइल्स की। जी, तो टाइल्स में बेसिकली देखा जाता है कि जो मिडिल क्लास है, जी, वो कहता है कोई काम चलाऊ टाइल्स दे दो। जी, लेकिन उसके पास फ़ोर व्हीलर गाड़ी है, जी, तो देखता है कि दूसरे दिन ही ये गाड़ी गई, वो खत्म कर दी। जी। तो उस पे क्या राय है आपकी? अगर वो घर पे टाइल लगा रहा है, तो हम लोग तो बेसिकली प्रेफ़र ये करते हैं कि आप ब्रांड की टाइल लगाइए। अगर आप कमर्शियल वर्क में लगा रहे हैं या आप ठेकेदार हैं, आपको कस्टमर के घर पे लगानी है, तभी वो प्रेफ़र करता है कि वो लोकल टाइल लगाए। जब ब्रांड की टाइल आप कस्टमर लगाएगा तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है कि टूटे। और फिलहाल अगर कार की बात कर रहे हैं आप, कार चढ़ी और टूट गई, तो उसके लिए अलग से टाइल आती है जिसकी पूरा वैरायटी अलग होती है, उसको हम लोग कहते हैं पार्किंग टाइल। पार्किंग टाइल का वज़न क्षमता कह लीजिए आप, तो वो करीब होती है 30 से 40 टन की। वो इतना टन या इतना वेट सह सकती है कि उससे कार चढ़ जाए या ट्रक चढ़ जाए, हुँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्पेशली उसी के लिए बनाई ही जाती है। अच्छा, कैसे अंतर समझते हैं? जैसे मैंने देखा है कि एक जगह मैं देखा कि टाइल्स में एक अलग से रफनेस रहती है। अब जी, वो फिनिशिंग कह सकते हैं या फिर वो क्वालिटी है, और कुछ टाइल्स एकदम प्लेन होती है, तो जी। डिफरेंस क्यों रहता है इसमें? रफ़ टाइल और ग्लॉस टाइल में डिफ़रेंस यही होता है कि ग्लॉसी टाइल में एकदम चमक होती है, एकदम चिकनी होती है, वो गंदगी एब्ज़ॉर्ब नहीं करती है।
और जो रफ टाइल होती है वो थोड़ा सा गंदगी को एब्जॉर्ब करती है, उसको क्लीन करने में थोड़ा सा हार्श होता है। रही बात दोनों के कंपैरिजन में, तो आदमी उसको कह सकते हैं जिस जगह पे पानी वगैरह होता है वहाँ पे रफ टाइल लगाता है, किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, ताकि वो स्लिपरी ना रहे। और ग्लॉस टाइल आप लगाते हैं रूम पर। रब अच्छा, उसमें ग्रिपिंग रहती है। रफ टाइल में बहुत सारी ग्रिपिंग रहती है, आप नंगे पाँव आराम से चलिए, पानी भी पड़ा हो तब भी आप स्लिप नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं ये अक्सर मैं देखता हूँ कि जैसे कि मान लो घर के जो सीनियर लोग हैं, तो कभी-कभी गए, फिसल गए, जी। हाथ-पैर फ्रैक्चर हो जिनके गया। घर में सीनियर लोग हैं अगर, तो वो यही प्रिपेयर मतलब अपना दिमाग में बैठा के चलते हैं कि उनको रफ टाइल ही लगाना है। वो ग्लॉस टाइल के तरफ कम भागते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि इसी में एक मेरा क्वेश्चन, मैं देखता हूँ कि जितनी भी टाइल्स मैंने आज तक देखी, मैं जब देखता हूँ कि कोई जैसे रेलिंग पे, छत पे टाइल्स लगाया, तो उसका कलर फेड हो जाता है, डल हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? कलर फेड होने का रीज़न मेन यही है, और ब्रांड और नॉन ब्रांड का है, जैसा मैंने पहले बताया। अगर वो ब्रांड कंपनी की टाइल है तो वो कभी कलर फेड नहीं होगी, कभी इन द सेंस 10 साल तो फिलहाल कंपनी कहती है, क्लेम करती है कि नहीं होगी। उससे ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सनलाइट उस पे डायरेक्ट पड़ रही है, हीट एब्ज़ॉर्ब कर रही है, तो 19-20 इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इसका भी एक लाइफ टेन्योर जो आपने बताया 10 साल। जी, जी। तो जैसे कि एक मेरा जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि जो आप देखते हैं, जो इंडियन टॉयलेट्स हैं और वेस्टर्न टॉयलेट्स, जी, जो जो कल्चर हमारा शिफ्ट हुआ है, जी। तो क्या इससे भी कहीं न कहीं चेंजेस दिख रहे हैं सोसाइटी में? चेंजेस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि कस्टमर की पॉकेट पे उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है। क्योंकि जो इंडियन टॉयलेट आया करते थे, वो काफ़ी मिनिमम अमाउंट के आया करते थे। और जो आज के वेस्टर्न टॉयलेट आ गए हैं, वो काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा कि 5 गुना रेट प्लस होते हैं उसके। तो उससे इफ़ेक्ट सिर्फ़ कस्टमर की पॉकेट पर पड़ा है। बाकी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो इंडियन टॉयलेट है, वो ज़्यादा बेस्ट है, हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से। और वेस्टर्न टॉयलेट का ट्रेंड ज़रूर आ गया है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि वो बेस्ट नहीं है हमारी बॉडी के लिए। नहीं, वेस्टर्न टॉयलेट्स बेस्ट कब है? जब आपके यहाँ सीनियर सिटीज़न है और कोई समस्या है। अगर कुछ पैर में प्रॉब्लम है तभी बेस्ट है, वरना लुक के लिए आजकल हर लोग वेस्टर्न टॉयलेट लगवा रहे हैं, तो उनकी कुछ खास ज़रूरतें नहीं। तो जैसा कि कोई जो हमारे नियर बाई प्रयागराज के हैं, जो अपने लोकल के हैं, तो अगर वो आपकी फर्म विज़िट करना चाहें, तो बेसिकली उनको जी, कैसे हमारी करेंगे? फर्म है राजरूपुर में, मेन रोड पर अवेलेबल है। हमारे नियर बाई में दुर्गा मंदिर है, कामधेनु स्वीट्स है। हमारा दूसरा बिज़नेस है जीवन टेंट हाउस, मेन रोड पे ही अवेलेबल है हमारा शोरूम। हमारे पास सभी तरह की टाइल्स और सैनिटरी वेयर और पाइप फिटिंग सब अवेलेबल है, जो कि काफ़ी कम रेटों में अवेलेबल है। जैसा कस्टमर रेट चाहेगा वैसे रेट में अवेलेबल है। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ब्रांड की चीज़ें ज़्यादा बेचें, लोकल पे फोकस हमारा बहुत कम होता है। कहीं न कहीं आदमी पैसा लगाता है तो एक बार जी, लगाए, ऐसा जी। नहीं कि अगले दिन फिर वो लगाए। घर बनवा रहा है तो वन टाइम में ही बनवाए, बिल्कुल, बेस्ट बिल्कुल। चीज़ लगाए। बहुत बढ़िया लगा, आपने बहुत बारीक चीज़ें बताई हैं और फिर हम विज़िट करेंगे कुछ नए मुद्दों को लेके। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।